कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम भारत के वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पहले पार्ट में हमने जो भारत के प्राचीन टाइम के मतलब जो हमारे गुप्त काल था या फिर जो हमारे सल्तनत काल था उस समय के जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे अर्थात जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और इसी क्रम में हम अब जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे भारत के जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके विज्ञान में दिए गए योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के पहले वैज्ञानिक हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें शॉर्टकट में कहते हैं सीवी रमन। बात करें, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। भारतीय भौतिक विज्ञानी थे अर्थात भौतिक विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे। बात करें इन्होंने क्या किया, विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुरुआती दौर के वैज्ञानिक थे हमारे, जब हमारा ब्रिटिश काल चल रहा था उस टाइम के वैज्ञानिक थे। उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक था हमारा क्या, रमन प्रभाव। कौन सा, रमन प्रभाव, जो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि रमन प्रभाव क्या है और चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन द्वारा जो रमन प्रभाव किस तरह से मानव जीवन में उपयोगी हो सकता है। तो ऐसे कई प्रश्न आ चुके हैं अब तक, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आप देख सकते हैं कि भारत को आज़ादी से पहले ही नोबेल पुरस्कार दिलाने का श्रेय हमारे सीवी रमन साहब को जाता है। लेकिन आप ये ना सोचें कि पहली बार ही भारत को नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे पहले लेकिन साइंस में नहीं मिला था। इससे पहले हमारे साहित्य के क्षेत्र में जो हमारी गीतांजलि नामक जो ग्रंथ था उसके लिए हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे तो उनको मिल चुका था। लेकिन ये 1930 में रमन प्रभाव के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला। बात करें रमन प्रभाव की, तो रमन प्रभाव क्या होता है। भाई हमारे सीवी रमन साहब ने क्या पाया कि जब प्रकाश क्या है किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जैसे कांच होता है, पानी होता है या कोई भी ऐसी सतह जो पारदर्शी हो, तो उससे जब गुजरता है तो उसकी आवृत्ति में बदलाव होता है। क्यों, क्योंकि माध्यम की जो सघनता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और इस सघनता के कारण क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति में परिवर्तन होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश एक पदार्थ से टकराता है तो इसका उच्च उच्च क्या, इसका कुछ हिस्सा है ना, या तो उच्च या निम्न ऊर्जा पर अवशोषित होता है। तो प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है या एक किसी पदार्थ से टकराता है तो उसका कुछ हिस्सा उच्च या निम्न ऊर्जा पर अवशोषित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और इस प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में बदलाव आता है। जो प्रकीर्णन हुआ, प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य में बदलाव आता है। अब ये हमारा क्या होता है, रमन प्रभाव होता है। अब यह खोज प्रकाश के गुणों और पदार्थों के बीच में जो उनका इंटरेक्शन है, मतलब उनका जो अभिक्रिया है, प्रतिक्रिया है, इनको समझने में बहुत बेहतर कदम साबित हुआ था। अब आप सोच सकते हैं किस समय की बात है, जिस समय हमारे टेलीस्कोप या फिर हमारे जो माइक्रोस्कोप्स, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, इनकी खोज नहीं हुई थी, तभी हमारे जो सीवी रमन साहब ने इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। बात करें आगे तो हमारे सीवी रमन साहब ने और क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहला आता है उनका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यह तकनीक रमन प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो ये हमारे किस पे आधारित है, रमन प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों के अध्ययन और उनकी संरचनाओं की पहचान करने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं, रासायनिक पदार्थों के अध्ययन और उनकी संरचनाओं की पहचान करने में किया जाता है। अब बात करें प्रकाश सिद्धांत। प्रकाश सिद्धांत की बात करें तो रमन ने यह भी बताया कि प्रकाश की का प्रकीर्णन क्यों होता है और कैसे होता है। उन्होंने ये भी बताया, क्या बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है और कैसे होता है, और इसका पदार्थों के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इसका पदार्थों के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बताया। फिर बात करें ध्वनि तरंगों पर काम, मतलब जो हमारे सीवी रमन साहब थे उन्होंने ध्वनि और तरंगों पर भी काम किया। तो रमन ने ध्वनि तरंगों के अध्ययन में भी योगदान दिया। उन्होंने ये भी समझाया, उन्होंने ये समझाया कि कैसे ध्वनि तरंगे विभिन्न माध्यमों में फैलती है। जैसे मान लो कोई जिनकी सघनता अलग अलग होती है ऐसे माध्यमों में हमारी जो ध्वनि तरंगे किस प्रकार का व्यवहार करती है और उनका ये व्यवहार क्यों होता है, इसके बारे में भी हमारे सीवी रमन साहब ने काफ़ी डिटेल से बताया। सीवी रमन साहब का योगदान भारतीय और जो वैश्विक विज्ञान जगत है उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग ली जाती है। तो इस तरह हमने सीवी रमन साहब के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे हम हरगोविंद खुराना साहब के बारे में किसके बारे में, हरगोविंद खुराना साहब के बारे में।
अब हरगोविंद खुराना साहब एक प्रसिद्ध भारतीय और अमेरिकी जीव विज्ञानी थे। अब आप सोचेंगे कि भारतीय भी है और अमेरिकी भी, कैसे, क्यों? क्योंकि इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन एक समय के बाद वो क्या, अमेरिका में रहने लगे और अमेरिका के अंदर अपने अनुसंधान कार्य जारी रखा इन्होंने। क्यों? क्योंकि उस समय में भारत में अनुसंधान के लिए जो उपकरण चाहिए होते थे वो उपकरण भारत में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन उपकरणों की तलाश में वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्होंने अपने शोध कार्य जारी रखे। तो भारतीय अमेरिकी जीव विज्ञानी थे। उन्होंने क्या है, अपने शोध और योगदान के माध्यम से, जैव विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की। अब आप देख सकते हैं उन्होंने किस क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दिया, जैविक क्षेत्र या बायोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। हरगोविंद खुराना नाम है मेरा, नाम है खुराना, तो वो डायलॉग आता है उसी तरह। 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको, 1968 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है डीएनए और प्रोटीन के बीच में संबंध। ये तो आपको पहले से पता होगा कि दो अभिक्रियाएं होती है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हमारे केंद्र कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करना। क्या? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करना। क्या डीएनए है? डीएनए से क्या बनाना है हमें? एमआरएनए। तो एमआरएनए का निर्माण करना, ये तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर इस एमआरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या? प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का निर्माण करना ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इस तरह से दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो डीएनए से किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये दो अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितने समय पहले, मतलब 1968 में तो इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था उस समय। तो आप ये भी आपको पता होगा, जब वैज्ञानिक खोज करते हैं तो उसके कम से कम 15 से 20 साल बाद उनको उस खोज के लिए क्या नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि 1950 और 55 उस टाइम पे उन्होंने ये खोज करके बता दिया था कि प्रोटीन का निर्माण डीएनए के कारण होता है, डीएनए किस प्रकार प्रोटीन निर्माण में सहयोग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक किस तरह उस समय तीव्र प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। तो भारतीय वैज्ञानिक जो हमारे हरगोविंद खुराना जी है, उन्होंने क्या किया, डीएनए और प्रोटीन के बीच में संबंध की महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए में इसलिए जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ये भी आपको पता होगा कि जो हमारी इकाई की बात करें कि जब हमारे डीएनए की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। तो न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। ये भी आपको पता होगा कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलके होता है। क्या? प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलके होता है। कुछ अमीनो अम्ल लगभग 20 या 22 से के करीब अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसका कौन डिसाइड करेगा कौन सा अमीनो अम्ल किस जगह जुड़ेगा? तो ये हमारा डीएनए डिसाइड करता है। तो उनके शोध को समझने में, उनके शोध ने यह समझने में मदद की कि जीन कैसे प्रोटीन के निर्माण को निर्देशित करते हैं, जिसे बाद में जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह उन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो संबंध था उसके बारे में बताया। फिर न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो इस तरह हमारे 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं? एक जीन का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं? एक जीन का निर्माण करते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है। एक क्रम क्या होता है? 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। कितने? 3 अक्षरों या 3 नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बना होता है। और ये 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। अब ये तो क्या थोड़ी डिटेल से बात है, लेकिन आपको केवल याद ही करना है कि जो न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट कोड के बारे में भी हमारे हरगोविंद खुराना जी ने बताया था। तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक ये थी कि उन्होंने डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब जिन्हें कोडोन कहते हैं आज, यदि आप बायोलॉजी पढ़े हुए हों या बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कोडोन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कोडोन कहते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड्स का समूह है जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके, या 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक विशेष क्रम में जुड़ के क्या करते हैं? एक ये निश्चित करते हैं कि इससे कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ेगा। इसकी भूमिका की उन्होंने पुष्टि की। यह प्रयोगात्मक रूप से यह
दिखाया गया कि प्रत्येक कोडोन का एक विशेष प्रोटीन अमीनो अम्ल को निर्देशित करता है। प्रत्येक कोडोन क्या करता है, एक विशेष प्रोटीन अमीनो अम्ल को निर्दिष्ट करता है, और इस सिद्धांत ने जेनेटिक कोड की स्पष्ट व्याख्या की। तो हरगोविंद खुराना जी ने ये कोडोन है इसके बारे में भी बताया। फिर विभिन्न कोडोन और अमीनो अम्ल एसिड्स उनके प्रयोग के बारे में बताया। तो हरगोविंद खुराना और उनके सहयोगी ने विभिन्न प्रकार के कोडोन के निर्माण के लिए कृत्रिम तरीके से रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया। तो हरगोविंद खुराना जी और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के कोडोनों के निर्माण के लिए कृत्रिम तरीके से रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया कि एक तो कोशिका के अंदर हमारे कोडोन से प्रोटीन का निर्माण हो, लेकिन हरगोविंद खुराना जी ने प्रयोगशाला में प्रोटीन का निर्माण करने की कोशिश की और ये सिद्ध किया कि डीएनए का कोड प्रोटीन के निर्माण में किस तरह काम आता है। तो उन्होंने ये भी सिद्ध किया। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। क्या था, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की बात करें तो हरगोविंद खुराना जी ने प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया, प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण किया। कृत्रिम तरीके से मतलब जो प्रयोगशाला में न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण किया, और इस विधि का उपयोग मतलब जो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण किया तो इस विधि का उपयोग उन्होंने जैविक प्रक्रिया को समझने में किया। किसमें किया, जैविक प्रक्रिया को समझने में किया। इस कार्य ने उनके द्वारा की गई जो जैविक अनुसंधान की एक और महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। जो उन्होंने ये काम किया उस काम ने क्या किया, जैविक अनुसंधान को एक और नई महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। अब बात करें एमिनो एसिड और उनकी रासायनिक संरचनाएं। क्या एमिनो एसिड और उनकी रासायनिक संरचनाओं की बात करें तो हमारे हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया, उन्होंने एमिनो एसिड और उनकी रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन किया, जिससे यह समझने में मदद मिली कि एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में कैसे काम करते हैं। क्या एमिनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में कैसे काम करते हैं, ये भी समझने में आसानी रही हमें। हरगोविंद खुराना जी का योगदान जीवन के जैविक और आणविक पहलुओं को समझने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके काम ने क्या किया, जीवन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आणविक जो जीव विज्ञान इसके क्षेत्र को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। तो इस तरह हमने दो वैज्ञानिक देख लिए, हरगोविंद खुराना जी को देख लिया, हमारे सीवी रमन साहब को देख लिया। अब तीसरे वैज्ञानिक आते हैं हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको सी चंद्रशेखर भी कहते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर क्या, एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी खगोलज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। क्या थे, जो भारतीय थे और अमेरिकी भी थे। आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका में जाके बस गए थे, जन्म से कैसे थे, भारतीय। तो वो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी खगोलज्ञ थे। खगोलज्ञ का मतलब जो अंतरिक्ष के बारे में, जो खगोल पिंड होते हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं, खगोलज्ञ कहते हैं। और खगोलज्ञ भी थे और भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान तारों के विकास में और उनके मृत्यु के सिद्धांत से संबंधित था। मतलब सबसे बेहतर और सबसे बड़ा योगदान उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये बताया तारों का विकास कैसे होता है और तारे नष्ट कैसे होते हैं। क्या, तारों का विकास कैसे होता है और तारे नष्ट कैसे होते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। उनके कार्यों ने खगोलशास्त्र और भौतिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निर्माण किया। उनके योगदानों को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए। तो शुरू करते हैं। पहली बात उन्होंने बताया चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। तो यह उनके सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक थी। जो चंद्रशेखर सीमा है, ये चंद्रशेखर लिमिट है, ये क्या थी, उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक थी। चंद्रशेखर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि एक तारों के द्रव्यमान के लिए एक सीमा होती है। कि उन्होंने बताया कि सभी तारे क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, एक तारे का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। यदि वो तारा उस द्रव्यमान से ज़्यादा होता है या कम होता है, उससे फर्क पड़ता है। यदि तारा जिसके ऊपर मतलब तारा वो निश्चित द्रव्यमान होता है तो उससे ऊपर हो तो एक तारा सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। तो ये बताया गया। तो इसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। चंद्रशेखर लिमिट वैसे तो 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होती है। तो वो है, यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना कोई बड़ा तारा है तो वो तो एक नॉर्मल तारा हो गया। लेकिन इससे ऊपर का यदि कोई तारा होता है जिसका द्रव्यमान इससे ज़्यादा है तो वो क्या होगा, उसमें सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा मतलब एक बिग बैंग या बिग ब्लास्ट होगा और फिर वो फट जाएगा और क्या है, काले गोलक मतलब ब्लैक होल ये न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हमारे क्या कहते हैं, ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे में तब होगा जब उसका द्रव्यमान सूर्य से 1.44 गुना बड़ा हो। उन्होंने ये भी बताया कि यदि एक तारे का द्रव्यमान लगभग 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या इससे ज़्यादा है तो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा बनेगा।
तो उन्होंने ये एक लिमिट दी, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। तो तारे का द्रव्यमान 1.44 गुना सूर्य के मुकाबले होगा, ये इससे ज़्यादा होगा तभी वह हमारे ब्लैक होल या फिर हमारा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। फिर उन्होंने बताया तारों की संरचना और उनके जीवन चक्र के बारे में। क्या उन्होंने तारों की संरचना और उनके जीवन चक्र के बारे में बताया। चंद्रशेखर साहब ने तारों के जीवन चक्र और उनके संकुचन, मतलब वो कैसे कोलैप्स होते हैं, कैसे विस्फोट होता है, इनके सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ये भी बताया कि तारे समय के साथ कैसे संकुचित होते हैं और अंततः एक न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल के रूप में किस तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई। उनकी खोजों ने तारों की मृत्यु की प्रक्रिया को समझने में भी बहुत मदद की कि तारे खत्म कैसे होते हैं, ये भी बताने में काफ़ी मदद मिली इससे। फिर बात करें स्थिरता और संतुलन पर काम। क्या स्थिरता और संतुलन पर काम की बात करें तो चंद्रशेखर साहब ने तारों के संतुलन और स्थिरता पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया कि तारे किस तरह से, पहले तो उन्होंने ये बताया कि तारे कैसे जन्म होते हैं, कैसे खत्म होंगे। फिर तारों के संतुलन, मतलब वो अपनी ऊर्जा किस तरह से प्राप्त करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनके और स्थिर किस तरह रहते हैं, तो इन पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ये बताया कि तारे अपने आंतरिक दबाव और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच में संतुलन बना के रखते हैं। तारे क्या करते हैं, अपने आंतरिक दबाव और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच में संतुलन बना के रखते हैं। जब एक तारे में यह संतुलन टूट जाता है, किस किस के बीच में, जो आंतरिक दबाव है और गुरुत्वाकर्षण दोनों के बीच में संतुलन बना के रखते हैं, और जब ये संतुलन टूट जाता है तो वह संकुचित होना शुरू कर देता है, अर्थात सिकुड़ना शुरू कर देता है, और सिकुड़ते सिकुड़ते अंत में क्या है, उसका अंत हो जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो मतलब बौना तारा बन जाता है, तो एक तरह से छोटा होके ख़त्म हो जाता है। फिर आप बात करते हैं सापेक्षता का उपयोग किया उन्होंने। अपने कुछ थ्योरी है, थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने सापेक्षता का प्रयोग किया, जो हमारे आइंस्टीन साहब का सापेक्षता का सिद्धांत था, E बराबर mc², मतलब एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। तो चंद्रशेखर साहब ने अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग किया। किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन के जो सापेक्षता के सिद्धांत की था, आपको अभी बताया कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा को तो द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे इसका सूत्र भी उन्होंने दिया था, E बराबर mc²। क्या सापेक्षता का सिद्धांत है, आपने कभी न कभी तो देखा ही होगा। E बराबर क्या है, E बराबर mc²। तो ये हमारे क्या सापेक्षता का सिद्धांत का सूत्र है, आपने बहुत जगह देखा होगा। कई बार तो ये जो सूत्र है, ये जो लोग होते हैं तो अपने टी शर्ट पे भी छपवा देते हैं। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत है, काफ़ी खास है। तो चंद्रशेखर साहब ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत है, इसका उपयोग करते हुए कई खगोल शास्त्रीय समस्याएं थी, उनका हल निकाला। क्या खगोल शास्त्रीय जो समस्याएं थी उनका हल निकालने में ये सापेक्षता का सिद्धांत बहुत काम आया। उनका कार्य न केवल खगोल शास्त्र में बल्कि भौतिकी में भी एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। जो उन्होंने कार्य किया, ये क्या है, खगोल शास्त्र में ही नहीं बल्कि भौतिकी में भी बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर साबित हुआ। फिर बात करें सामान्य सापेक्षता पर कार्य। या सामान्य सापेक्षता पर कार्य की बात करें तो चंद्रशेखर साहब ने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को लागू करते हुए कई खगोल शास्त्रीय समस्याओं पर काम किया। उन्होंने इसे तारों के गुरुत्वाकर्षण, उनके जीवन और मृत्यु के अध्ययन में भी काम में लिया। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है, तो वो भी उन्होंने ये तारों के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किया और उनके अंदर इसको काम में लिया। तो ग्रेविटी और उच्च ऊर्जा भौतिकी की बात करें तो चंद्रशेखर साहब ने उच्च ऊर्जा भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनसे उन्होंने तारों की गतिशीलता के बारे में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। क्या, तारों की गतिशीलता के बारे में उन्होंने क्या किया, नए नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। फिर निष्कर्ष के रूप में देखें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के योगदान ने खगोल शास्त्र और भौतिकी के कई पहलुओं को नया आकार दिया। क्या हुआ, चंद्रशेखर साहब है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब के योगदान ने क्या किया, खगोल शास्त्र और भौतिकी के कई पहलुओं को एक नया आकार दिया। और आज उनका कार्य आज भी के तारों और ब्रह्मांड के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उनके योगदानों ने क्या किया, खगोल शास्त्र को एक नई दिशा दी और उनके नाम को हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा। अब आते हैं हमारे वेंकटरमन रामकृष्ण। क्या वेंकटरमन रामकृष्ण के बारे में देखें तो वेंकटरमन रामकृष्ण क्या थे, एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये भी हमारे क्या भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, थे, क्या है, अभी भी जिंदा हैं।
जिन्हें क्या है राइबोसोम की संरचना और उनके पर जो उनके महत्वपूर्ण योगदान है उनके लिए 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 2009 में उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था, वेंकटरमन रामकृष्ण। तो आप देख सकते हैं उन्होंने किस पर कार्य किया, राइबोसोम की संरचना और उनके कार्य पर उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। अब उनका काम है तो उनका काम जीवन के मौलिक जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मददगार साबित हुआ। अब उनका जो कार्य था वो देख लेते हैं। पहला कार्य दिया उन्होंने राइबोसोम की संरचना का अध्ययन। क्या राइबोसोम की संरचना का अध्ययन की बात करें तो वेंकटरमन रामकृष्ण ने राइबोसोम की त्रिआयामी संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राइबोसोम जो कि कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनका संरचनात्मक अध्ययन उन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का उपयोग करके किया। जो हमारे राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम क्या होते हैं, कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन संश्लेषण जो mRNA ट्रांसलेशन की क्रिया बताई थी आपको भी, ट्रांसलेशन की क्रिया हमारे राइबोसोम में ही घटित होती है। और ये बात किन्होंने बताई थी, हमारे वेंकटरमन रामकृष्ण ने। तो उन्होंने बताया कि राइबोसोम जो कि कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनका संरचनात्मक अध्ययन उन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का उपयोग करके किया। उनके कार्य ने यह स्पष्ट किया कि राइबोसोम की संरचना किस प्रकार से प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी को ट्रांसलेट करती है। क्या कि राइबोसोम की जो संरचना है किस तरह से प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी होती है उसको ट्रांसलेट करती है। अभी बताया था ट्रांसलेशन क्रिया वही। तो बात करें हमारे राइबोसोम की कार्यप्रणाली की, तो उन्होंने राइबोसोम की जो कामकाजी तंत्र है उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि राइबोसोम किस तरह से कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण किस तरह से करता है, कैसे कैसे होता है। जैसे 50S और 60S, तो इस तरह 70S और 80S हमारे जो राइबोसोम होते हैं, इनके बारे में भी हमारे जो चंद्रशेखर साहब ने बताया था। फिर बात करें तो राइबोसोम के भीतर आरएनए और प्रोटीन के संयोजन को कैसे एक साथ काम करते हैं। क्या राइबोसोम के भीतर आरएनए और प्रोटीन के संयोजन को कैसे एक साथ काम करना है, इस पर उन्होंने शोध किया। और उनके शोध ने ये समझने में मदद की कि कैसे एमआरएनए को प्रोटीन में बदला जाता है। एमआरएनए ही ट्रांसलेशन की क्रिया करता है, तो वहाँ से ही हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर बात करेंगे हमारे क्या आणविक जीव विज्ञान में उनका योगदान। क्या आणविक जीव विज्ञान में उनका योगदान क्या है उसको देखें। उनका कार्य आणविक जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिली कि कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। क्या इससे ये मदद मिलती है, ये पता चलता है कि कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है और ये प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। उनके शोध से जीव विज्ञान में प्रोटीन संश्लेषण की गति और उनके विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद मिलती है। तो उन्होंने शोध कार्य किया इससे एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण का। तो इन शोध कार्य ने क्या किया, जीव विज्ञान में प्रोटीन संश्लेषण की गति और उसके पहलुओं को समझने में भी मदद की। बात करें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग की, बात करें अब, तो वेंकटरमन रामकृष्ण का कार्य अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारा कार्य खुद नहीं किया बल्कि काफ़ी ज़्यादा सहयोग से किया। उन्होंने और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर राइबोसोम की संरचना और कार्य के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग किया। क्या राइबोसोम के कार्य और उनकी संरचना को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ उनको मिलकर काम किया। इस प्रयास ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को प्रोत्साहित किया और उनके शोध को महत्वपूर्ण माना गया। अब रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच में संबंध। क्या रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान के बीच में संबंध की बात करें तो रामकृष्ण साहब ने रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के बीच में संबंधों को स्पष्ट किया। विशेष रूप से उन्होंने बात की कि कोशिकाओं से में प्रोटीन के निर्माण के बारे में उन्होंने बताया। उनके योगदान ने यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि रासायनिक और जैविक विज्ञान के बीच में गहरा संबंध होता है। उन्होंने क्या बताया कि रासायनिक और जैविक विज्ञान मतलब रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। आप इनके संबंधों को अलग अलग नहीं कर सकते कि केवल आप रसायन विज्ञान पढ़ें या जीव विज्ञान पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक छोटी सी ब्रांच दोनों को मिक्सअप भी करनी पड़ेगी। निष्कर्ष के रूप में देखें तो वेंकटरमन रामकृष्ण के योगदान ने विज्ञान में एक नई दिशा दी। विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया, एक नई दिशा दी। उनके शोध ने राइबोसोम की संरचना, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। उनका कार्य जीवन के मौलिक पहलुओं को अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह हमने वेंकटरमन रामकृष्ण के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे जो हमारे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक
कहें या फिर हमारे जो फार्मासिस्ट कहें या फिर एक जो हमारे क्या कहते हैं बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, यदि आपको हिस्ट्री के अंदर याद हो तो उसी के दौरान हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना हमारे प्रफुल्ल चंद्र रॉय या पीसी रॉय के द्वारा की गई थी। अर्थात कि उस समय जो दवाइयाँ होती थी ये विदेशों से आती थी। अब दवाइयों के मामले में स्वदेशी का मतलब है कि हमारे देश के अंदर ही दवाइयाँ बननी चाहिए ताकि वो सस्ती भी मिले और अच्छी भी हो। तो अब आप देख सकते हैं भारत फार्मेसी के मामले में कितना आगे चला गया है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? हमारे प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। प्रफुल्ला तो ये इसलिए लिखा जाता है क्यों? क्योंकि बंगाली थे, तो बंगाली में इसी तरह के शब्द बनते हैं। प्रफुल्ला शब्द लिखते हैं, लेकिन वो पढ़ते भी प्रफुल्ला ही है, बोलते भी प्रफुल्ला ही है, लेकिन हम तो केवल हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी तो प्रफुल्ल ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में। तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में बात की तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय एक महान भारतीय रसायनज्ञ थे। क्या थे? महान भारतीय रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के संस्थापक और आधुनिक रसायन विज्ञान के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। कि किस रूप में जाना जाता है? इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के संस्थापक भी माना जाते हैं, साथ ही साथ आधुनिक रसायन विज्ञान के पथ प्रदर्शक के रूप में भी इनको जाना जाता है। उनका योगदान भारतीय और वैश्विक रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका योगदान क्या माना जाता है? भारतीय रसायन विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब उनकी खोजें और योगदान के बारे में बातचीत करें, उन्होंने क्या क्या कार्य किया। पहला कार्य आता है भारतीय रसायन विज्ञान के संस्थापक या भारतीय रसायन विज्ञान के संस्थापक के रूप में देखें तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। क्या? प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भारतीय रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित किया। इस क्षेत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया कि भारतीय जो रसायन विज्ञान है इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय रसायन विज्ञान में नवीनतम शोध और प्रयोगों का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब सबके सामने लेके आए, ताकि उसके क्षेत्र में सभी ने आगे बढ़ के काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर कार्य किया। तो रासायनिक तत्वों का अध्ययन और अनुसंधान की बात करें। क्या? रासायनिक तत्वों का अध्ययन और अनुसंधान की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने विभिन्न रासायनिक तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन किया। विशेष रूप से रसायनों के संगठन और गुणों पर उनका काम उल्लेखनीय था। किस पे? जो प्रमुख रूप से उन्होंने क्या? रसायनों के संगठन और गुण कि कौन से रसायन का गुण कैसा होता है और वो किस संगठन में होते हैं, इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने रासायनिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ विकसित की, जिससे भारतीय रसायन विज्ञान के विकास में बहुत सहायता मिली। फिर एक शब्द आता क्योरम। क्या था? एक शब्द आता क्योरम। तो क्योरम की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने पारा और उनके यौगिकों का अध्ययन किया। तो क्योरम की बात आती है, क्योरम मतलब पारा। तो पारे के बारे में बताते हैं कि उन्होंने पारा और उनके जो यौगिक होते हैं कि पारा किस तरह से किस पे कार्य करता है, तो उन्होंने बात की। तो उन्होंने पारा और इसके यौगिकों के साथ प्रयोगों पर एक नई विधि विकसित की, जिससे उनकी संरचना और उनकी प्रतिक्रिया समझने में मदद मिली कि पारा अन्य धातुओं के साथ, अन्य तत्वों के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है। ये चीज़ें भी समझने में हमें मदद मिली। किसके माध्यम से? क्योरम। क्योरम मतलब पारे का के यौगिक होते हैं, उनको क्योरम कहते हैं। फिर बात करें एस्प्रिन। तो आज हमारी सर दर्द होता है तो हम दवाई ले लेते हैं। दवा भी कैसे? एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये दवाइयाँ होती हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 100-125 साल पहले जब हमारे प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे, उन्होंने जो मेन इंग्रेडिएंट थे एस्प्रिन के, उनको बता दिया था। तो एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन या अंकुरण के निर्माण में योगदान, तो उन्होंने नाम दिया तो उसे अंकुरण। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों पर शोध किया, जिनमें उन्होंने ऐसे रसायनों पर के अध्ययन पर जोर दिया जो चिकित्सा विज्ञान में काम आ सकते थे। उनके शोध का प्रभाव विशेष रूप से देखें तो विशेष रूप से दवाइयों के क्षेत्र में महसूस हुआ। उनका शोध कार्य था किसके क्षेत्र में प्रमुख रहा? दवाइयों के क्षेत्र में प्रमुख रहा। हालांकि वे सीधे तौर पर एस्प्रिन के आविष्कारक नहीं थे, मतलब उन्होंने जो आज एस्प्रिन है उसका डायरेक्ट सीधा आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन उनके अनुसंधान ने दवाइयों के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये दवाइयाँ हैं आज, जिसमें भारत क्या है? वर्ल्ड लीडर के रूप में, विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है। बात करें रासायनिक उद्योग की स्थापना, तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने भारत में रासायनिक उद्योग की नींव रखी थी। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने भारत में रासायनिक उद्योग की नींव रखी। उन्होंने 1906, ये क्या है? 1906
1906 है, तो 1906 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मतलब बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की। तो आप देख सकते हैं 1905 में हमारे बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हमारे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और स्वदेशी आंदोलन के रूप में बंगाल में क्या जो हमारे पीसी रॉय साहब है, जिन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की, जो भारत का पहला रासायनिक उद्योग था। इस उद्योग का उद्देश्य रासायनिक उत्पादों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और भारतीय बाजार में औषधियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेके आना है, कि हमें औषधियाँ बाहर से नहीं खरीदनी, हमें खुद की बनानी है और खुद ही उनको उपयोग में लेना है। अब तो दुनिया उपयोग ले रही है, चीन जैसे बड़े देश भी भारतीय औषधियों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम में ले रहे हैं। अब बात करते हैं एक बुक की, उनके द्वारा लिखी गई बुक की बात करें तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू रसायन, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू रसायन एक बुक लिखी गई। तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने भारतीय रसायन विज्ञान के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। भारतीय रसायन विज्ञान के इतिहास में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, कि जो हमारे हिंदू रसायन विज्ञान है उसका इतिहास के बारे में लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान उनके विकास को प्रस्तुत किया और ये बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने प्राचीन समय में रसायन विज्ञान में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने सहयोग दिया। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसके बारे में भी हमें इस ये पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, तो इससे हमें पता चलता है। फिर बात करें भारतीय विज्ञान के लिए प्रोत्साहन की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने भारतीय वैज्ञानिक थे उनको वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। उन्होंने उनको कहा कि आप अपना समय है ना भारतीय अनुसंधान में, विज्ञान के अनुसंधान दें और भारत में विज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दें। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाया और भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी मदद की। निष्कर्ष के रूप में देखें तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय का योगदान न केवल भारतीय रसायन विज्ञान में था, बल्कि उन्होंने भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा दी। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाई। तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में हमने देख लिया। अब बात करेंगे हमारे जो इंजीनियर साहब, जिनको इंजीनियरिंग के पितामह कहते हैं, वो हमारे कौन? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में बात करें तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र के एक महान वैज्ञानिक या पितामह माने जाते हैं। अर्थात शुरू ही इंजीनियर्स डे इन्हीं के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनके योगदान भारतीय इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण जो योगदान था उसके लिए किया जाता है। उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसके लिए किन किन क्षेत्रों में? इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अत्यधिक जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। उनका कार्य भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। अब उन्होंने क्या क्या कार्य किया इसके बारे में देख लेते हैं, उनके कार्य क्या क्या थे। अब बात करेंगे जल संसाधन और सिंचाई प्रणाली। या जल संसाधन और सिंचाई प्रणाली के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या कार्य किया। तो पहला कार्य क्या आता है उनका कि विश्वेश्वरैया का सबसे बड़ा योगदान जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली में के क्षेत्र में था। तो उनका सबसे बड़ा और सबसे बेहतर कार्य क्या था? जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली में उनका जो योगदान था उसके लिए जाना जाता है। उन्होंने ब्लैक बेस्ट नामक एक सिंचाई प्रणाली थी उसकी स्थापना की। क्या? ब्लैक बेस्ट नाम की एक जो सिंचाई प्रणाली है उसकी स्थापना की, जिसमें उन्होंने जल के उचित उपयोग को बढ़ावा दिया कि जल का हम समुचित या बेहतर उपयोग किस तरह से करते हैं। तो मैं उनकी जो ब्लैक बेस्ट नाम की जो प्रणाली थी उस प्रणाली में उन्होंने इस चीज़ों के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने कृषि सिंचाई के लिए आधुनिक योजनाओं और जलाशयों का निर्माण किया। क्या किया उन्होंने? कृषि सिंचाई के लिए आधुनिक योजनाओं और जलाशयों का निर्माण किया। उनका काम कृषि क्षेत्र में पानी की समस्या को सुलझाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उनका काम क्या था? जो पानी की समस्याएं थी कृषि के क्षेत्र में उसको समझाने में, संभालने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। फिर सबसे बड़ा योगदान में जो आज भी उनका योगदान देखा जा सकता है, कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध की बात करें तो विश्वेश्वरैया ने कृष्ण राज सागर बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कर्नाटक राज्य के जो मांडे जिले है वहाँ पर है। यह बांध के कृष्णा नदी पर बना हुआ है और भारतीय सिंचाई प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। इस परियोजना ने क्षेत्रीय
सिंचाई और जल आपूर्ति में सुधार किया। जो ये परियोजना थी कृष्ण राज सागर बांध की, तो इसने क्या किया, क्षेत्रीय सिंचाई और जल आपूर्ति में सुधार किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर आता हाइड्रोलिक संरचनाओं का विकास। क्या आता, हाइड्रोलिक संरचनाओं के विकास की बात करें तो विश्वेश्वरैया ने भारतीय जल प्रबंधन में कई हाइड्रोलिक संरचनाओं का डिजाइन और निर्माण किया। हाइड्रोलिक की बात करें तो बांध निर्माण वाली बात आती है, तो बहुत सारे जो बांध है उनका डिजाइन भी तैयार किया, साथ ही साथ निर्माण भी उन्होंने कराया। उन्होंने जल की अधिकतम दक्षता के साथ उपयोग करने के लिए कई योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, जल की अधिकतम दक्षता के साथ उपयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उनकी योजना वाटर इनफ्लो को नियंत्रित करने, नदियों और जलाशयों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो उनकी योजना थी वाटर इनफ्लो को नियंत्रित करने और नदियों और जलाशयों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुई। फिर बात करें विकासशील बुनियादी ढांचे में योगदान। क्या विकासशील बुनियादी ढांचे में योगदान की बात करें, उन्होंने क्या योगदान दिया इसके लिए। विश्वेश्वरैया ने भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने नदियों पर पुल, रेलवे मार्ग, सड़क निर्माण के लिए बहुत सारे आधुनिक डिजाइन बनाए। उनके योगदान में से भारतीय परिवहन और बुनियादी ढांचे की नींव मजबूत होती है। अब बात करें भारत की आज़ादी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया। भारत की आज़ादी और शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था। विश्वेश्वरैया ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी कार्य किया, खासकर औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान किया कि किन किन क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उनके क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने भारतीय इंजीनियरों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने क्या किया, भारतीय जो इंजीनियर है, तो भारतीय इंजीनियरों को शिक्षा के माध्यम से हम किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की और कई तकनीकी संस्थानों का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की, साथ साथ कई तकनीकी संस्थानों का भी समर्थन किया, जैसे IISc बेंगलोर, तो ऐसे करके बहुत सारे संस्थान थे, IIT, उनकी स्थापना के लिए उन्होंने जो कहा कि ये संस्थान बनने चाहिए। फिर स्मार्ट इंजीनियरिंग समाधानों का योगदान। विश्वेश्वरैया को स्मार्ट इंजीनियरिंग समाधानों के लिए जाना जाता है। इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, इनके लिए जाना जाता है। उन्होंने विकसित देशों के तकनीकी समाधानों को भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलित किया, जिससे क्या, जो हमारी स्थानीय जरूरतें हैं उनके लिए उपयुक्त तकनीकी तरीके विकसित हुए। तो बात करें स्मारकीय संरचनाओं का डिजाइन। स्मारकीय संरचनाओं के डिजाइन की बात करें तो विश्वेश्वरैया ने भारतीय निर्माण और जो इंजीनियरिंग परियोजनाएं हैं इनके लिए कई स्मारकीय संस्थाओं का डिजाइन किया। क्या, भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग परियोजनाएं, जैसे हमारे बांध है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परियोजनाएं, इनके लिए जो स्मारकीय डिजाइन है कि हमारे स्मारक कैसे होने चाहिए, किस तरह के डिजाइन में होने चाहिए, उनका डिजाइन तैयार किया। उनके द्वारा डिजाइन किए गए संरचना आज भी भारतीय इंजीनियरिंग के लिए प्रमुख उदाहरण मानी जाती है। जैसे भाखड़ा नांगल डैम किस समय का है और कैसी डिजाइन थी उसकी, कितनी शानदार। भारत में औद्योगिक क्रांति की दिशा में योगदान। तो विश्वेश्वरैया ने भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने भारतीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नीतियां भी बनाई। क्या, भारतीय जो उद्योग है तो उनके लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए उन्होंने खूब मार्गदर्शन किया। फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार की बात करें। क्या, इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार की बात करें तो विश्वेश्वरैया ने कई इंजीनियरिंग नवाचारों को प्रोत्साहित दिया। उनका योगदान न केवल वास्तुकला, जल प्रबंधन और बल्कि औद्योगिकरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। क्यों, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी योजनाएं जन्म लेती है। जन्म लेने का मतलब है बनती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो विश्वेश्वरैया का कार्य भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ के गया। उनका योगदान आज भी भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो हमारे M विश्वेश्वरैया या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का योगदान था। अब हम बात करेंगे किन के बारे में, अगले वैज्ञानिक हमारे जगदीश चंद्र बोस। वैज्ञानिक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र बोस। तो उनके बारे में देखें तो जगदीश चंद्र बोस एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी और जीव विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। किसके लिए, भौतिकी और जीव विज्ञान में जो उन्होंने योगदान दिया उसके लिए उनको जाना जाता है। उन्हें भारतीय विज्ञान के पितामह में से एक माना जाता है। अर्थात जो शुरुआती जो हमारे वैज्ञानिक थे, क्या, शुरुआती वैज्ञानिक जिन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पे विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उनमें से एक थे हमारे कौन, हमारे जगदीश चंद्र बोस। उनके कार्यों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नई दिशा दी
उन्होंने कई प्रमुख खोजें की। अब उनका योगदान क्या है उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या योगदान दिया। तो शुरू करते हैं। पहला योगदान आता है जीवों की संवेदनशीलता पर कार्य किया। क्या किया उन्होंने? जीवों की संवेदनशीलता पर उन्होंने कार्य किया, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी पे। तो बोस ने साबित किया है कि पौधे केवल निष्क्रिय जैविक इकाई नहीं होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? निष्क्रिय नहीं होते। तो उन्होंने ये किस समय साबित कर दिया था आप सोच सकते हैं। तो हमारे जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पौधे केवल निष्क्रिय जैविक इकाई नहीं होते, बल्कि वे भी जीवों की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हमारे जीव होते, हम होते, यदि हम जहर खा ले तो मर जाएंगे, तो और पेड़ पौधे जहर खा ले तो वो भी मर जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें, मतलब कि जो हमारे जैविक पेड़ पौधे क्या निष्क्रिय इकाई नहीं होते, बल्कि वो जीवों की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बताई। उन्होंने दिखाया कि पेड़ पौधे भी दर्द महसूस करते हैं, उन्हें भी उत्तेजनाएं होती हैं, वे भी बाहरी जो कारक है उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने पौधों की इलेक्ट्रिकल प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाओं को मापने के लिए उपकरणों का विकास किया। उन्होंने क्या किया? पौधों की इलेक्ट्रिकल प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाओं को मापने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया। ये खोज पौधों की संवेदनशीलता के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होती है। दूसरी बात बताई उन्होंने माइक्रोवेव तकनीक में योगदान। जो हमारे जगदीश चंद्र बोस थे, तो उन्होंने विद्युत तरंगों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और माइक्रोवेव पर उन्होंने काम किया। जो माइक्रोवेव थी, सूक्ष्म तरंगें होती हैं हमारी, उन पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने माइक्रोवेव जो तरंगे हैं और माइक्रोवेव तरंगों का प्रसार, इन पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किए। यह कार्य बाद में रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में भी काफ़ी ज़्यादा साबित हुआ। तो आपने इस नाम सुना होगा मार्कोनी का। इसका मार्कोनी। तो मार्कोनी की बात करें तो पहले क्या था कि जो हमारे जो जगदीश चंद्र बोस थे, ये हमारे बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते थे। माइक्रोवेव को उन्होंने खूब प्रयोग किए। अब खूब प्रयोग करने के बाद क्या है, उन्होंने अपने जो रिसर्च के लिए फिर लंदन जाते हैं। लंदन में वो मार्कोनी से मिलते हैं। किससे? मार्कोनी से मिलते हैं। मार्कोनी को अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं कि किस तरह से माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग हम संचार में और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो मार्कोनी साहब इससे खुश होते हैं, लेकिन क्या है, रातों रात ही वो इस चीज़ को पेटेंट करवा लेते हैं। क्या? जो ये उनकी महत्वपूर्ण खोज थी हमारे जगदीश चंद्र बोस की, तो उनकी जो बोस की खोज थी उसको पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट करवाने के बाद क्या है कि उन्होंने दावा रखा कि जो रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे की खोज किसने की? मार्कोनी ने। जबकि वो वास्तव में खोज किसने की थी? हमारे जगदीश चंद्र बोस ने की थी। लेकिन क्या है कि उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो फिर राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र को भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समर्पित थी ये तो। रेडियो टेलीविज़न प्रसारण में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुई। मतलब जो हमारे रिमोट से हम टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो रेडियो चलाते हैं, तो इसमें ज़्यादा उपयोगी साबित हुई। और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने एक छत्र राज किया था इस प्रसारण की तकनीक में। फिर आता संचार प्रणाली का विकास। क्या? संचार प्रणाली का विकास की बात करें तो जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन, क्या? वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस संचार, तो इस तकनीक में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। 1895 में उन्होंने कागज़ पर और सार्वजनिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रसारण किया। क्या? उन्होंने कागज़ पर और सार्वजनिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रसारण किया, जो बाद में क्या? बाद में रेडियो तरंगों के रूप में विकसित हुआ। यह कार्य आज के संचार प्रणाली की नींव में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ कि आज जो हमारे तकनीकें होती है, जो हमारा रिमोट चलता है, ये बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो आज तो आप सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि शुरुआत में जब इनकी खोज की गई थी, तब किस तरह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई होगी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, तभी जाके ये तकनीक आज का रूप ले पाई। फिर आता बोस रेडियम प्रयोग। क्या था? बोस रेडियम प्रयोग। बोस रेडियम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बोस ने रेडियम और अन्य जो रासायनिक तत्व उनकी विशेषताओं पर काम किया। उनका प्रयोग रेडियम के विद्युत चालकता पर आधारित था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि यह तत्व भी विद्युत प्रवाह को प्रभावित करते हैं। यह तत्व क्या है? ये तत्व भी क्या होते हैं? विद्युत प्रवाह को प्रभावित करते हैं। उनका यह काम रासायनिक तत्वों और उनके गुणों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। बोस रेडियम प्रयोग। फिर ध्वनि और तरंगों पर कार्य। क्या? ध्वनि और तरंगों पर कार्य की बात करें तो बोस ने ध्वनि और तरंगों की विभिन्न धारा, मतलब वाइब्रेशन, और उनकी प्रकाश तरंगों पर, मतलब लाइट वेव पर काम किया। तो बोस ने क्या किया? ध्वनि और तरंगों की विभिन्न धारा, मतलब वाइब्रेशन, और प्रकाश तरंगों पर कार्य किया।
उन्होंने बताया कि ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बीच में एक बुनियादी समानता होती है। क्या उन्होंने इस समय बता दिया था? ध्वनि और प्रकाश तरंगें होती है, उनके बीच में क्या एक बुनियादी समानता होती है। उन्होंने संगति और कंपन मतलब वाइब्रेशन और रेजोनेंस इसके सिद्धांतों पर भी बहुत ज़्यादा शोध किया कि रेजोनेंस किस तरह से कार्य करता है और जो हमारी कंपन है वाइब्रेशन तो ये किस तरह से काम करती है, तो इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा शोध किया। फिर बोस का यांत्रिक सिद्धांत की बात करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने यांत्रिक सिद्धांत दिया। वो क्या था? बोस ने यांत्रिकी में भी योगदान दिया, मैकेनिक्स है तो उसमें भी योगदान दिया, विशेष रूप से पदार्थ की संरचना और गुणधर्मों के अध्ययन में। खासकर किस क्षेत्र में? पदार्थों की संरचना और गुणधर्म के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। उनका शोध उस समय के जो विज्ञान के प्रचलित सिद्धांत है उनको लिए चुनौतीपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वो समय से बहुत आगे चल रहे थे। क्या समय से बहुत आगे चल रहे थे? उनके द्वारा किया गया शोध लोगों के समझ में आसानी से आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका शोध उस समय के विज्ञान के प्रचलित सिद्धांतों के लिए चुनौतीपूर्ण था और ये आगे चलकर विज्ञान में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा निर्धारित करने में मददगार साबित हुआ। बात करें ये नई यांत्रिक प्रयोगशाला का निर्माण। क्या एक मिनट, आगे तक नई यांत्रिक प्रयोगशाला का निर्माण। क्या नई यांत्रिक प्रयोगशाला का निर्माण की बात करें तो बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में यांत्रिक प्रयोगशाला स्थापित की जो भारतीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। उन्होंने प्रयोगशालाओं के सेटअप, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नए तरीकों को प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? प्रयोगशालाओं के सेटअप और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नए तरीकों को प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार के बारे में बातचीत करें तो जगदीश चंद्र बोस ने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का विकास किया। कि जगदीश चंद्र बोस ने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का विकास किया जिनमें बोस का यांत्रिक वेव जनरेटर और पौधों की संवेदनशीलता मापने वाला यंत्र भी था, जिसको क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, तो वो भी इन्होंने खोज की। इन उपकरणों ने उनके जो प्रयोग है और खोज उनको और भी ज़्यादा प्रभावी बना दिया। तो ये ज़्यादा अच्छे प्रयोग थे उनके। फिर आधुनिक विज्ञान के लिए उनका योगदान देखें तो बोस के प्रयोगों और उनके सिद्धांतों ने न केवल भारतीय विज्ञान को बल्कि वैश्विक विज्ञान को भी एक नई दिशा दी। जो उन्होंने प्रयोग किए थे तो प्रयोग इतने बेहतर थे, समय से आगे थे कि उन्होंने भारतीय विज्ञान को तो आगे बढ़ाया है, साथ ही साथ वैश्विक विज्ञान को भी एक नई दिशा पर लेके गए। उनके कार्य ने यह साबित किया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ प्रकृति और जीवन के रहस्यों को समझने की दिशा में भारत को महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। उनके कार्य थे वो काफ़ी अच्छे रहे। जगदीश चंद्र बोस। फिर बात करें निष्कर्ष के रूप में तो जगदीश चंद्र बोस के योगदान ने न केवल भारतीय विज्ञान को समृद्ध किया बल्कि उनके कार्यों ने दुनिया भर में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रेरित किया। उनकी विद्वता और अनुसंधान आज भी विज्ञान की कई शाखाओं में आदर्श के रूप में मानी जाती है। तो ये जगदीश चंद्र बोस के बारे में हमने देखा। इसके आगे बात करते हैं अगले वैज्ञानिक हमारे मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा के बारे में बात करें तो मेघनाथ साहा एक प्रमुख भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। क्या मेघनाथ साहा क्या थे? हमारे भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिनका योगदान तापीय आयनिक मतलब थर्मल आयोनाइजेशन और आयनिक संरचना के सिद्धांत में महत्वपूर्ण साबित रहा। उनका जो योगदान था तापीय आयनिकी मतलब थर्मल आयोनाइजेशन और उनकी और आयनिक संरचना इनके सिद्धांत में महत्वपूर्ण साबित रहा। उनका कार्य भौतिकी और खगोल शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या उनका कार्य क्या? भौतिकी और खगोल शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय विज्ञान में कई मील के पत्थर स्थापित किए। उनके प्रमुख योगदान क्या क्या है उनकी बात करें। पहला योगदान आता है तापीय आयनिकी का सिद्धांत। क्या तापीय आयनिकता का सिद्धांत की बात करें मतलब थर्मल आयोनाइजेशन थ्योरी, तो मेघनाथ साहा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तापीय आयनिकता मतलब थर्मल आयोनाइजेशन के सिद्धांत के रूप में है। इस सिद्धांत के तहत उन्होंने ये बताया कि गैसों में तापमान बढ़ाएं। क्या गैसों में जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ने पर उनके परमाणु और अणु आयनित हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम गैसों में का तापमान बढ़ाते हैं तो गैसों का तापमान बढ़ाने पर उनके जो परमाणु और अणु होते हैं वो आयनित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि उच्च तापमान पर परमाणु के पदार्थ के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आयनित हो जाते हैं। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर परमाणु क्या करते हैं?
अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। इस सिद्धांत ने आयनित गैसों के जो गुण और उनके द्रव्य अवस्था, इनके अध्ययन को एक नया दृष्टिकोण दिया। तो इस सिद्धांत ने क्या किया, आयनित गैसों के गुणों और उनके द्रव्य अवस्था के अध्ययन को एक नया दृष्टिकोण दिया। फिर आता है हमारा मेघनाथ साहा का साहा समीकरण या साहा इक्वेशन। साहा समीकरण की बात करें तो मेघनाथ साहा ने साहा समीकरण का विकास किया, जो आयनित गैसों के गुणों को समझने में मदद करता है। जो क्या करता है, आयनित गैसों के गुणों को समझने में मदद करता है। यह समीकरण विशेष रूप से गैसों में आयनन के स्तर और तापमान के बीच में संबंध को दिखाता है। ये समीकरण क्या करता है, विशेष रूप से गैसों में जो आयनाइजेशन या आयनन के स्तर और तापमान के बीच में संबंध को दिखाता है। यह समीकरण खगोल शास्त्र और प्लाज्मा भौतिकी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा भौतिकी है समीकरण, ये जैसे और खगोल शास्त्र, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है ये समीकरण। इसका उपयोग सितारों की संरचना और उनकी ऊर्जा के अध्ययन में किया जाता है। जो हमारा साहा समीकरण है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग सितारों की संरचना और उनकी ऊर्जा के अध्ययन में किया जाता है। साहा समीकरण ने यह स्पष्ट किया कि किसी गैस में आयनन का स्तर तापमान और दबाव के हिसाब से कैसे बदल जाता है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि किसी गैस में आयनन का स्तर तापमान और दबाव के हिसाब से कैसे बदलता है, तो ये चीज़ भी उन्होंने स्पष्ट की। अब हम बात करें खगोल शास्त्र में उनका योगदान। क्या खगोल शास्त्र में उनके द्वारा दिया गया योगदान है, तो योगदान क्या है वो देखते हैं। मेघनाथ साहा की बात करें तो मेघनाथ साहा का योगदान खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण था। कि मेघनाथ साहा का योगदान खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सितारों के आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स, मतलब सितारों का आयनिक संरचना का अध्ययन किया और ये दर्शाया कि सितारों में विभिन्न आयनित गैसों की संरचना, क्या आयनित गैसों की संरचना और तापमान के आधार पर उनकी स्पेक्ट्रा में अंतर होता है। मतलब जो उनकी गैसों की संरचना और उनका जो तापमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है और ये अंतर उन्होंने स्पेक्ट्रा के आधार पर बताया। मतलब इस तापमान के आधार पर उनके स्पेक्ट्रा में अंतर होता है। उनके सिद्धांतों ने तारों की संरचना और उनके तापमान के अध्ययन को एक नया आयाम दिया कि तारों का तापमान कितना है और इस आधार पर उनकी संरचना कैसी है, तो इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। प्लाज्मा भौतिकी में उनके योगदान की बात करें, जैसे प्लाज्मा भौतिकी में, तो साहा के सिद्धांतों ने प्लाज्मा भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा विकसित आयनन सिद्धांत और समीकरणों ने प्लाज्मा की अवस्था, उनके गुण और व्यवहार को समझने में मदद की। उनके कार्य ने यह सिद्ध किया कि गैसें उच्च तापमान पर आयनित होकर प्लाज्मा के रूप में बदल सकती है। क्या उनके जो कार्य थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि गैसें क्या है, उच्च तापमान पर आयनित होगी और आयनित होकर प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगी। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी पदार्थ होते, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी होती है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगी गैस से उच्च तापमान पर आयनित होकर। अच्छा, 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन अवस्था। फिर आती है हमारे कृष्ण अरेरा सिद्धांत। क्या बात करें, कृष्ण अरेरा सिद्धांत की बात करें तो मेघनाथ साहा ने गैसों के आयनन पर काम करते हुए, क्या मेघनाथ साहा ने गैसों के आयनन पर काम करते हुए कृष्ण अरेरा सिद्धांत का भी योगदान दिया। यह सिद्धांत प्लाज्मा और गैसों के आयनिक गुणों का अध्ययन करने में उपयोगी सिद्ध हुआ। जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत क्या प्लाज्मा और गैसों के आयनिक गुणों का अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। फिर आता है भारतीय दृष्टिकोण और शिक्षण की बात करें। तो भारतीय दृष्टिकोण और शिक्षण की बात करें तो मेघनाथ साहा न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक प्रभावशाली शिक्षक भी थे। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया और विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भौतिकी और खगोल शास्त्र के अध्ययन को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया और भारतीय विज्ञान संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। बात करें पारंपरिक भारतीय विज्ञान और पश्चिमी विज्ञान के बीच समन्वय, उन्होंने पारंपरिक जो भारतीय विज्ञान था और पश्चिमी विज्ञान था, इनके बीच समन्वय के लिए भी कार्य किया। मेघनाथ साहा ने पारंपरिक भारतीय विज्ञान और पश्चिमी विज्ञान के बीच में पुल का काम किया। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी दृष्टिकोण इससे अवगत कराया और भारतीय विज्ञान को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने में भी मार्गदर्शन दिया। अब रचनात्मक योगदान देखिए उनका, क्या रचनात्मक योगदान दिया।
तो मेघनाथ साहा ने कई वैज्ञानिक पत्रों किताबों की रचना की जो विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के साथ साथ शिक्षा के प्रसार में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित हुए। उनका काम आज भौतिकी, खगोल शास्त्र और प्लाज्मा भौतिकी इनमें एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जाता है और पढ़ा जाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो मेघनाथ साहा का कार्य भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा देने वाला था और उनके योगदानों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रेरित किया। उनके द्वारा किए गए शोध ने भारतीय और वैश्विक विज्ञान जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और आज के आखिरी हमारे वैज्ञानिक रहेंगे सत्येंद्र नाथ बोस। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में बात करें। ये वैज्ञानिक हम आज के आखिरी रहेंगे, इस वीडियो के आखिरी। सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें तो भारतीय भौतिकी और गणितज्ञ थे। उनका योगदान भौतिकी के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर था। उनका सबसे बड़ा योगदान था बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। क्या? जो हमें अभी हमने जस्ट आपको बताया था, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, 5वीं अवस्था होती है हमारे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। तो ये अवस्था है, तो इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। उनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से थे? 2 तो खास होते हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। अब बात करें बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ के सांख्यिकी व्यवहार मतलब स्टैटिकल्स बिहेवियर ऑन मैटर इस पर काम किया और उन्हें यह सिद्धांत विकसित किया कि कुछ कण जिन्हें अब बोसोन के नाम से जाना जाता है विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के नियम का पालन करते हैं। तो उन्होंने ये सिद्धांत बताया क्या कि बहुत सारे कण होते हैं, उनमें से कुछ कण क्या है जिनको हम क्या बोसोन के नाम से ही जाना जाता है, तो वो विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया और दोनों ने मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का विकास किया। और इस सांख्यिकी ये बताती है कि बोसोन कणों के समूह को एक ही क्यूबिल अवस्था में पाया जा सकता है। जैसे आप क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो क्यूबिट क्या है, कुछ अवस्थाएं होती हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो बोसोन कणों के समूह को एक ही क्यूबिकल अवस्था में पाया जा सकता है, यानी एक ही कण एक ही कण क्या है एक जैसे गुणों के साथ एक ही जगह इकट्ठा हो सकते हैं। एक ही कण क्या है एक जैसी विशेषताओं के साथ एक ही जगह इकट्ठा हो सकते हैं। फिर बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस मतलब BEC की अवधारणा थी जो क्वांटम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक गैस को अत्यधिक ठंडा किया जाता है जब एक गैस को अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो उसके अणु एक साथ एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। मतलब इतना ठंडा किया गया है उनको कि उनके सारे अणु क्या होते हैं एक साथ एक ही स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह से एक अद्वितीय तरल स्थिति बन जाती है। कि अद्वितीय तरल स्थिति मतलब ऐसी स्थिति जो कभी किसी ने नहीं देखी हो, तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। यह घटना 1995 में लैब में प्रयोग द्वारा प्रमाणित की गई और इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस कहा गया। इस खोज ने क्वांटम भौतिकी और ठंडी सामग्री पर शोध के नए रास्ते खोजे कि किस तरह से नई खोजें की जा सकते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। फिर बात करें क्वांटम यांत्रिकी और रेखीय प्रमाणीकरण। क्वांटम यांत्रिकी और रेखीय प्रमाणीकरण की बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी और रेखीय प्रमाणीकरण में भी महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। उन्होंने 1924 में संख्यात्मक गणना मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के सिद्धांतों पर काम किया। उनका योगदान क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को समझने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। बोस का कार्य विद्युतीय जो चुंबकीकरण है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के रूप में देखें तो सत्येंद्र नाथ बोस ने विद्युतीय चुंबकीयत्व के सिद्धांतों पर भी शोध कार्य किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और अन्य कणों के विद्युतीय और चुंबकीय गुणों के अध्ययन में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके कार्य ने इस क्षेत्र में और आगे अनुसंधान की नींव भी डाली। फिर सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के बीच में सहयोग की बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके आइंस्टीन के साथ सहयोग से जुड़ा हुआ है। जब बोस ने आइंस्टीन को अपने कागज़ भेजे तो जिसमें उन्होंने एक क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया तो आइंस्टीन ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके महत्व को पहचाना। यह सहयोग बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस के सिद्धांत को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा विकसित साबित हुआ। विकसित का मतलब बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है ये। फिर बात करें सिद्धांत और भारतीय विज्ञान में योगदान। सिद्धांत और भारतीय विज्ञान में योगदान की बात करें तो बोस ने भारतीय विज्ञान समुदाय को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्य ने भारतीय वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरव दिलाया।
भारतीय भौतिकी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। आधुनिक भौतिकी के लिए उनका योगदान की बात करें, आधुनिक भौतिकी के लिए उनका योगदान देखें तो सत्येंद्रनाथ बोस ने आधुनिक भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी और कण भौतिकी के सिद्धांतों में उनके योगदान ने भौतिकी के कई जटिल पहलुओं को सरल और समझने योग्य बनाया। उनके द्वारा जो कार्य किए गए तो उन कार्यों ने क्या किया कि भौतिकी के कई जटिल पहलू थे उनको सरल और समझने योग्य बनाया। वे शिक्षक और प्रेरक के रूप में देखें उनके कार्य तो सत्येंद्रनाथ बोस एक प्रेरक शिक्षक और विचारक थे। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में भौतिकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। कई छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय भौतिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव उन्होंने रखी। निष्कर्ष के रूप में देखें तो सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान केवल भारतीय विज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके कार्य ने वैश्विक स्तर पर भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनके द्वारा किए गए शोध कार्य आज भी भौतिकी और कण भौतिकी तो मॉलिक्यूलर जो फिजिक्स है उसके अनुसंधान में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने ये लेक्चर नंबर 2 देखा। पहले वाले लेक्चर में हमने प्राचीन जो हमारे इतिहास के जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में देखा। लेक्चर नंबर 2 है तो इसमें हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में देखा। तो इस तरह हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारे साइंटिस्ट है, हमारे वैज्ञानिक है, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों को समझ रहे हैं। तो हमारी सीरीज चलेगी, 3-4 वीडियो और आएंगे इसमें। तो ये वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और यदि आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।